मूवी की शुरुआत होती है रॉबर्ट्सगंज नाम के एक गांव से, जहां गांव में एक रात पूनम मिश्रा नाम की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। फिर उसका भाई उसको पूरे गांव में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन पूनम उसको कहीं भी नहीं मिलती। फिर पूनम के पिता अपने गांव के पार्टी कार्यकर्ता से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, जिसके बाद पार्टी के कुछ लोग एक लड़के को पकड़कर लाते हैं। फिर जब उस लड़के से पूनम के बारे में पूछा जाता है तो वो बताता है कि पूनम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरा एक अब्दुल नाम का दोस्त है, वो आज ही गांव छोड़कर मुंबई गया है, शायद वो कुछ जानता हो। अब ये बात सुनकर सभी पॉलिटिशियंस इसको लव जिहाद का एंगल बना देते हैं और कई सारे लोगों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरना करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस को तो लग रहा था कि ये एक ऐसा केस है जिसमें पूनम अपने लवर के साथ भाग गई। ये है एसीपी भागवत, जिसको अपने सीनियर से डांट पड़ रही थी क्योंकि भागवत को गुस्सा बहुत आता है और इसका टेम्पर लूज हो जाता है। इन्होंने एक केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक चोर को मार मारकर उसकी हड्डी पसलियां भी तोड़ दी थी, लेकिन पूछने पर भागवत बताता है कि वो क्रिमिनल भागते वक्त सीढ़ियों से गिर गया था, इसलिए उसको चोट आई, मैंने उसको नहीं मारा। फिर उसके सीनियर्स डिसाइड करते हैं कि भागवत को लखनऊ के रॉबर्ट्सगंज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसके साथ उसको एंगर मैनेजमेंट की 10 क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी। फिर भागवत अपनी फैमिली के साथ रॉबर्ट्सगंज पहुंच जाता है और वहां पर आते ही उसको पूनम मिश्रा के केस के बारे में पता चलता है। फिर वो पॉलिटिशियंस और पूनम के पिता को थाने में मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो पॉलिटिशियंस को इस केस का तमाशा बनाने से रोकता है और पूनम के पिता से वादा करता है कि मैं पूनम को अगले 15 दिन के अंदर ढूंढ निकालूंगा। फिर वो पूनम की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और उसमें उसके सामने एक नंबर आता है जिस पर पूनम हर रात घंटों तक बात किया करती थी। फिर भागवत पुलिस वालों को तुरंत उस नंबर की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं समीर फुटबॉल खेलते समय मीरा नाम की एक लड़की के साइकिल के सामने आ जाता है, जिसके कारण मीरा गिर जाती है। फिर समीर मीरा को उठाने में उसकी हेल्प करता है। कहीं न कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए समीर मीरा को गंगा घाट पर मिलने के लिए बुलाता है और वहां पर मीरा समीर से मिलने के लिए आ भी जाती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। तभी कुछ लोकल्स आकर उनको अलग करते हैं और वो लोग समीर के चेहरे पर कालिख भी पोत देते हैं। इस घटना से मीरा टूट जाती है और उसी रात वो समीर को फोन करके कहती है कि मेरी वजह से ही तुमने आज ये सब कुछ झेला। लेकिन समीर कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ भागवत को पता चलता है कि जिस नंबर से पूनम मिश्रा बातें किया करती थी वो किसी प्रवीण साहू का नंबर है। फिर वो खुद सब इंस्पेक्टर महातो के साथ मिलकर प्रवीण साहू को पकड़ता है और प्रवीण से उनको पता चलता है कि ये नंबर सिर्फ उसके नाम पर है, लेकिन उसका नहीं है। वो बताता है कि ये नंबर मेरी बहन इस्तेमाल किया करती थी, जिसका नाम कौशल्या है, और कौशल्या भी पिछले कुछ महीनों से लापता थी। कौशल्या के भाई ने उसको ढूंढने के लिए पुलिस में एफआईआर भी करवाई हुई थी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भागवत कौशल्या के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और रिकॉर्ड्स में उसको 2 और नंबर्स मिलते हैं जिस पर कौशल्या अक्सर बातें किया करती थी, जिनमें से एक नंबर संध्या लोहिया और दूसरा नंबर संतोष पुजारी का था। दरअसल भागवत को लगता है कि जरूर ये संतोष पुजारी ही मुजरिम होगा, इसलिए वो सबसे पहले पुलिस फोर्स लेके संतोष के घर पर पहुंच जाता है, जहां संतोष के पिताजी भागवत को कहते हैं कि किसी को ढूंढने से पहले उसका जेंडर तो पता लगा लिया करो। संतोष लड़की है, ना कि लड़का, और वो भी पिछले कुछ महीनों से घर से गायब है। फिर संध्या के घर पर जाने से भी यही पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई और फिर कभी भी वापस नहीं आई। और इन लड़कियों के घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि अब तक ये लड़कियां जिंदा भी है या मर गई। अब भागवत को इन लड़कियों के फोन नंबर्स की डिटेल से जिस किसी का भी नंबर पता चलता था वो नंबर किसी न किसी लड़की का ही निकलता था, और वो लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह अपना घर छोड़कर जा चुकी थी या फिर लापता थी। फिर भागवत उन लापता लड़कियों की फोटोज को एक बोर्ड पर लगाता है ताकि वो सभी केसेस के बीच का कनेक्शन ढूंढ सके। तभी सब इंस्पेक्टर महतो भागवत को आज से कई साल पहले की एक केस के बारे में बताता है जो कि किन्नौर के पास वाले गांव सिकरी का था। वहां अचानक से 7-8 लड़कियां गायब हो गई थी, जिनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल रही होगी। फिर गांव वालों ने उन बच्चियों को बहुत ढूंढा, लेकिन उनको उन गायब हुई लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं मिली। फिर जब दशहरे के दिन रावण के पुतले में आग लगाई जा रही थी तो उसमें से कुछ रॉकेट निकल के पास वाले मंदिर में चले गए, जिससे मंदिर में आग लग गई। फिर सभी लोग आग बुझाने लगे, लेकिन ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि मंदिर के पास वाली कुटिया को भी अपनी चपेट में ले लिया।
फिर जब वो कुटिया भी जली तो उसके अंदर से उनको 3 लड़कियों के कपड़े मिले। फिर जाकर समझ में आया कि उस कुटिया में कोई तंत्र मंत्र करने वाला नपुंसक रहता है जो कि लड़कियों की बलि देता था ताकि उसकी मर्दानगी वापस लौट आए। अब क्या ये कहानी सच्ची थी ये तो महतो को भी नहीं पता, लेकिन ये किस्सा काफी ज्यादा मशहूर था। ये बात सुनकर भागवत महतो को बताता है कि उस केस में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं था। उस वक्त मैं 17 साल का हुआ करता था और उन 8 बच्चियों में गायब होने वाली एक 13 साल की बच्ची मोना थी जो कि मेरी ही बहन थी और आज तक वो 8 की 8 लड़कियां कहीं नहीं मिली और कहीं ना कहीं इस बात का दुख मुझे आज भी है। वो केस 1984 में पंडित दीक्षित वाले केस के नाम से जाना जाता था और शायद उसी घटना की वजह से भागवत सभी क्रिमिनल्स में पंडित दीक्षित को ही देखता था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जिस दिन भागवत की बहन मोना गायब हुई थी उस दिन वो भागवत के साथ बैडमिंटन खेल रही थी, लेकिन तभी वो शटल लेने के लिए बाहर चली गई, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं लौटी और शायद इस घटना के लिए भागवत आज तक खुद को ब्लेम करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले उन गायब हुई लड़कियों में से एक लड़की संध्या के घर पर छानबीन करते हैं तो वहां पर पुलिस वालों को एक नंबर मिलता है जो कि एक फोटोग्राफर कविता शास्त्री का था। फिर भागवत तुरंत कविता की दुकान पर जाता है और वहां पर उसको पता चलता है कि कविता फिलहाल वेडिंग शूट के लिए नेपाल गई हुई है। फिर भागवत कुछ पुलिस वालों को कविता पर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ समीर मीरा से मिलता है और सही मौका देखकर वो मीरा को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और मीरा भी हाँ कह देती है, लेकिन इन दोनों को ही पता था कि मीरा के घर वाले कभी भी इस शादी के लिए मानेंगे नहीं। फिर समीर कहता है कि जब हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, इसलिए क्यों ना हम घर से भागकर शादी कर लें। ये बात सुनकर मीरा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समीर के साथ भागने के लिए तैयार भी थी। दूसरी तरफ भागवत फोटोग्राफर कविता शास्त्री से मिलता है क्योंकि अब तक कविता नेपाल से लौट आई थी। कविता का नंबर एक मिसिंग लड़की संध्या के घर से मिला था। फिर जब भागवत उसके फोन में संध्या का नंबर डायल करता है तो उसके फोन में ये नंबर सूरज जायसवाल के नाम से सेव किया हुआ था। दरअसल कुछ साल पहले एक सूरज नाम का बंदा कविता के स्टूडियो पर कुछ फोटोज निकलवाने के लिए आया था और तभी उसकी कविता से दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर सूरज कविता के पीछे ही पड़ गया और उसके घर तक भी पहुंच गया। इसलिए कविता ने सूरज से दूरी बना ली और फिर धीरे धीरे कविता ने उससे बातें करना भी छोड़ दिया। कविता को उसके बारे में बस इतना ही पता था कि वो कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। फिर कविता भागवत को वो सब फोटो दिखाती है जिसको निकलवाने के लिए सूरज आया था, लेकिन वो कभी उन फोटोज को वापस लेने ही नहीं आया। उन फोटोज में से एक फोटो किसी स्कूटर की थी। दूसरी तरफ भागवत और महतो उन गायब हुई लड़कियों के फोन को भी ट्रैक कर रहे थे ताकि अगर कहीं भी फोन ऑन हो जाए तो उनकी लोकेशन पता चल जाए, लेकिन फिलहाल उन सभी लड़कियों के फोन स्विच ऑफ थे। दूसरी तरफ मीरा समीर की बातों में आकर घर से गहने और कुछ पैसे लेकर समीर के साथ भाग जाती है और किसी दूसरे शहर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वे दोनों देवलोक नाम के एक होटल में रुकते हैं जहां समीर मीरा के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ भागवत को महतो का फोन आता है और महतो बताता है कि ट्रैक किए जा रहे फोन में से एक फोन कुछ 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। फिर पुलिस वाले एक विकी नाम के लड़के को उठाते हैं जिसने अपना सिम उस फोन के अंदर डाला था। फिर पूछने पर विकी बताता है कि ये फोन मेरा नहीं है बल्कि मेरे दोस्त राहुल का है। फिर पुलिस वाले राहुल को भी उठा लेते हैं और उन दोनों दोस्तों की इंटेरोगेशन चालू कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ही दोस्त सेम स्टोरी बताते हैं कि हमारी किसी स्कूटर वाले के साथ टक्कर हो गई थी जिस वजह से हमारी उसके साथ हाथापाई हो गई और हाथापाई में उस स्कूटर वाले का फोन नीचे गिर गया और हमने उस फोन को चुरा लिया। तब से हम लोग ये फोन ऑफ ही रखते हैं, लेकिन कल कुछ सेकंड के लिए हमने ये फोन ऑन किया था और इतने में ही फोन ट्रैक हो गया। तभी भागवत को याद आता है कि कविता के दिखाए हुए फोटोज में एक स्कूटर की भी फोटो थी। फिर भागवत विकी और राहुल को उसी स्कूटर की फोटो दिखाता है और वो दोनों बताते हैं कि ये वही स्कूटर है जिसके मालिक के साथ कुछ दिन पहले हमारी लड़ाई हुई थी। फिर पुलिस वाले इस स्कूटर की डिटेल्स निकलवाते हैं जो कि किसी राजकुमार सिरतिया नाम के बंदे का था। फिर भागवत तुरंत राजकुमार की फोटो निकलवाता है और कविता से पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जो सूरज बनकर तुम्हारे पास आया था। कविता कहती है हाँ ये वही सूरज है। दोस्तों ये लोग जिसको सूरज समझ रहे हैं दरअसल यही समीर है, यानी कि समीर ही असल में सभी लड़कियों को गायब कर रहा है और उसका असली नाम राजकुमार है जो अलग अलग नाम से अलग अलग लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है और फिर उनको जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं राजकुमार अपनी पत्नी सुमित्रा से मिलने के लिए आता है। अब तक भागवत और उसकी पुलिस टीम ने भी राजकुमार के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि वो एक टीचर है और उसकी अब तक 2 शादियां हो चुकी
चुकी है। उसकी पहली पत्नी रीवा में रहती है और दूसरी पत्नी भदोई में, लेकिन राजकुमार अक्सर अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता है। पता करने के बाद ये भी मालूम चलता है कि उसके खिलाफ रीवा और भदोई में कोई भी केस दर्ज नहीं है और राजकुमार के पड़ोसी उसे एक अच्छा इंसान मानते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि इन दोनों ही जगह से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई, यानी कि वो ये सब काम शहर के बाहर जाकर करता है जहां पर राजकुमार रहता है। और इन्हीं कारणों की वजह से भागवत को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो राजकुमार को कैसे गिरफ्तार करे, क्योंकि उसके पास राजकुमार के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था। फिर भागवत अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलता है और पूछता है कि क्या हम राजकुमार को लड़की छेड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लें, लेकिन इस जुर्म में उसको एक दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। इसलिए ये लोग दिवाली के दिन राजकुमार को गिरफ्तार करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दिवाली पर 2 दिन की छुट्टी थी और उससे अगले दिन रविवार था, यानी कि उनको पूछताछ करने के लिए पूरे 3 दिन मिल जाएंगे। फिर भागवत अपनी टीम को लेकर बस स्टैंड पर पहुंच जाता है और यहीं पर राजकुमार कविता शास्त्री से मिलने के लिए आने वाला था। दरअसल भागवत कविता शास्त्री की हेल्प से ही राजकुमार को पकड़ने वाला था। तभी जिस समय बस स्टैंड पर कविता जूस पी रही थी, उसी समय राजकुमार भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन राजकुमार को कविता पर शक हो जाता है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। फिर वो उसको तुरंत पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। भागवत को पता था कि राजकुमार को कितना भी मार पीट लिया जाए, ये अपना मुंह नहीं खोलने वाला, इसलिए वो राजकुमार को खाने पीने का सामान नहीं देता और ना ही उसको 3 दिनों तक सोने दिया जाता है। तभी कुछ पुलिस वाले राजकुमार की दूसरी पत्नी सुमित्रा के घर पर जाते हैं और वहां से उनको बहुत सारा सोना भी मिलता है, जिसमें से एक कान का झुमका भी था जो कि पूनम के कान के झुमके से मैच हो जाता है। यानी कि राजकुमार ने आज तक जितनी भी लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, उनके गहने और पैसे राजकुमार अपने ही पास रख लिया करता था। फिर भागवत सारे गहनों की ड्राइंग राजकुमार को दिखाता है, लेकिन राजकुमार इन सब गहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर अगले दिन राजकुमार की दोनों पत्नियों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। भागवत सुमित्रा को बताता है कि ये राजकुमार की दूसरी पत्नी है और हिंदू धर्म में दूसरी शादी की मान्यता नहीं है। फिर सुमित्रा कहती है कि ये सभी गहने मेरे हैं और मुझे ये सब वापस चाहिए, मुझे राजकुमार से कोई मतलब नहीं और इन सब कामों में मैंने उसका साथ नहीं दिया। फिर जब वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर जा रही थी तो राजकुमार सुमित्रा को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब सुमित्रा जानती है कि वो मेरी दूसरी पत्नी है, इसलिए उसको डर था कि सुमित्रा उसको छोड़कर चली जाएगी। राजकुमार अपनी पहली पत्नी से ज्यादा अपनी दूसरी पत्नी से प्यार किया करता था। फिर भागवत राजकुमार से फिर से इंटेरोगेशन शुरू करता है और पूछता है कि पूनम मिश्रा कहाँ पर है, क्योंकि उसके जेवर सुमित्रा के घर से मिले हैं। फिर भागवत कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी सुमित्रा दोनों ही मिलकर लड़कियों की तस्करी करते हो। फिर राजकुमार बताता है कि सुमित्रा का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन भागवत राजकुमार को अंदर से तोड़ने के लिए कहता है कि सुमित्रा को पता चल गया है कि वो तुम्हारी दूसरी पत्नी है और अब उसको सिर्फ अपने गहनों से ही मतलब है। ये बात सुनकर राजकुमार बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सुमित्रा से बहुत प्यार किया करता था। फिर नेक्स्ट डे सुमित्रा को वापस पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उसको टॉर्चर भी किया जाता है, जिसके बाद सुमित्रा अपना बयान देती है कि वो राजकुमार के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करती है। फिर राजकुमार सुमित्रा के ऊपर हो रहे टॉर्चर को देखकर परेशान हो जाता है। तभी भागवत एक बार फिर से राजकुमार के पास पूछताछ करने के लिए आता है और बताता है कि सुमित्रा ने कबूल कर लिया है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करती थी। ये बात सुनकर राजकुमार भी अपनी उम्मीद छोड़ देता है, इसलिए वो भी अब सब कुछ सच सच बताने लगता है और कहता है कि मैं पूनम मिश्रा को जानता था, पूनम की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उससे हंसकर बातें क्या की, वो मेरे चक्कर में पड़ गई। फिर मैंने धीरे धीरे उसको बाकी लड़कियों की तरह अपने जाल में फंसा लिया और कुछ दिनों बाद मैंने पूनम को कहा कि मेरे साथ यहाँ से दूर भाग चलो, क्योंकि यहाँ तो हमारी शादी होने से रही। फिर हम दोनों ही घर से भाग गए और हमने होटल में जाकर अपनी रात गुजारी। फिर अगले दिन मैं पूनम को एक बस स्टैंड पर लेकर गया, जहाँ पूनम बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि उसको चिंता हो रही थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। इसलिए मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक आयुर्वेदिक दवाई है जो कि लड़कियों को प्रेग्नेंट होने से रोकती है। फिर मैंने उसको वो दवाई दी, जिसको लेने के लिए पूनम बस स्टैंड के वॉशरूम में चली गई और कभी भी वापस नहीं आई। दरअसल वो कोई दवाई नहीं थी, बल्कि वो एक साइनाइड की गोली थी, जिसका इस्तेमाल सोना चांदी को चमकाने के लिए किया जाता है और अगर कोई इंसान साइनाइड की गोली को चख भी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर मैंने कुछ देर तक वहीं पर उसका इंतजार किया, लेकिन जब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी पूनम बाहर
नहीं आई तो मैं समझ गया कि पूनम का काम तमाम हो चुका है और फिर मैं बस पकड़ के वापस अपने घर चला आया। भागवत को जब पता चलता है कि पूनम मर चुकी है तो वो महतो को कहता है कि 5 अक्टूबर की रात बस स्टैंड के वॉशरूम से जो लाश मिली थी उसकी डिटेल निकलवाओ। फिर महतो उस पुलिस स्टेशन में जाता है जहां पर उसका केस दर्ज हुआ था, लेकिन वहां जाकर उसको पता चलता है कि उस रात जो बॉडी मिली थी उस बॉडी को कुछ दिनों तक तो रखा गया था, लेकिन जब उसको कोई पहचानने के लिए नहीं आया तो उसको जला दिया गया। अब भागवत ने जो पूनम के घर वालों से वादा किया था कि वो 15 दिन में उनकी बेटी पूनम को ढूंढ निकालेगा, वो वादा अधूरा ही रह गया। फिर भागवत ये खबर पूनम के घर वालों को बताता है, जो कि ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर जब भागवत अपनी टीम के साथ राजकुमार को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है तो रास्ते में वो सभी एक ढाबे पर रुकते हैं। फिर भागवत राजकुमार से वो सब कुछ शुरुआत से बताने के लिए कहता है। फिर राजकुमार उनको उन सब लड़कियों के नाम बताने लगता है जिसके साथ उसने यही सब कुछ किया था। राजकुमार हर एक लड़की से पहले प्यार करने का नाटक करता था, फिर बाद में उनका इस्तेमाल करके उन्हें साइनाइड की गोली देकर मार दिया करता था, और मीरा के साथ भी उसने ऐसा ही किया। फिर उन सभी लड़कियों के नाम सुनकर उसको पता चलता है कि राजकुमार ने पूरी 19 लड़कियों की जान ली है। फिर ये सब सुनने के बाद भागवत राजकुमार को कहता है कि तुम इस धरती पर इंसान के रूप में राक्षस पैदा हुए हो। फिर अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वो भागवत को कहता है कि बाज की उम्र लगभग 60 साल की होती है, लेकिन जब बाज 35 साल का होता है तो उसके पंख कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में बाज पत्थर से टकरा टकरा कर अपने पंख तोड़ देता है ताकि उसके नए और ताकतवर पंख वापस आ जाएं। और ये सब होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, और इसी 1 महीने में बाज डर कर रहता है ताकि कोई भी उसका शिकार ना कर ले। लेकिन नए पंख आने के बाद बाज फिर से आसमान में उड़ता है एक शिकारी की तरह। और अभी मेरा भी वही महीना चल रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर से आजाद हो जाऊंगा और खूब शिकार करूंगा। दरअसल राजकुमार को खुद पर पूरा भरोसा था कि पुलिस वाले उससे गिल्टी प्रूव नहीं करवा पाएंगे। फिर कोर्ट में पहुंचते ही राजकुमार सरकारी वकील लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोई सरकारी वकील मेरा केस लड़ेगा तो मैं केस हार जाऊंगा। इसलिए राजकुमार कहता है कि मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं। फिर राजकुमार जेल में ही किताबें पढ़कर लॉ की जानकारी लेना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ भागवत भी अलग अलग गवाहों से पूछताछ करने लगता है, जो कि राजकुमार के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते थे। फिर अगले दिन कोर्ट में उसी होटल के रिसेप्शनिस्ट को बुलाया जाता है जहां राजकुमार कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। फिर वकील उससे पूछता है कि राजकुमार तुम्हारे होटल में आया था या नहीं। फिर वो बताता है कि राजकुमार मेरे होटल में आया था और उसने अपना नाम पारस लिखवाया था, और वहां पर वो अपनी पत्नी के साथ आया था जिसका नाम पूनम था। लेकिन राजकुमार बताता है कि हाँ, मैं उस रात पूनम के साथ उस होटल में गया था, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती लेकर नहीं गया था, बल्कि वो ही अपना घर छोड़कर मेरे साथ शादी करने के लिए गई थी। लेकिन मैंने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया, इसलिए शायद उसने जहर खाकर अपनी जान ले ली। अब राजकुमार पूनम पर ही इल्जाम डाल देता है। ये बात सुनकर पूनम के पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब उनको लग रहा था कि उनकी बेटी ने सबके सामने उनको बेइज्जत कर दिया है और वो किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अब अगले दिन फिर से कोर्ट में पेशी होती है। राजकुमार उसी डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है जिसने पूनम का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर बताता है कि उसके शरीर पर कोई भी घाव या मारपीट के निशान नहीं थे, और इससे ये पता चलता है कि पूनम के साथ जबरदस्ती नहीं की गई। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि बस स्टैंड पर जो बाथरूम था वो अंदर से लॉक किया गया था, और जब बाथरूम खोला गया तो पूनम की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि पूनम ने खुद को खत्म किया है। ये बात सुनकर जज साहब पुलिस को कुछ और दिनों का समय देते हैं ताकि वो राजकुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सके। फिर वकील साहब भागवत को बताते हैं कि साइनाइड किसी भी दुकान पर आसानी से नहीं मिलता। राजकुमार को साइनाइड कहां से मिलता था, जल्दी से इसका पता करो। फिर भागवत तुरंत पुलिस स्टेशन में आता है और राजकुमार के पास से मिला हुआ साइनाइड देखता है, जो कि एक परफ्यूम की बोतल से मिला था। फिर भागवत उसी परफ्यूम की दुकान पर पहुंच जाता है। तभी पूछने पर शॉप ओनर बताता है कि जेवर का बिजनेस मेरे पिताजी खालिद करते हैं। फिर भागवत खालिद को पकड़ता है और पूछता है कि तुम राजकुमार को
जानते हो या नहीं। फिर खालिद बताता है कि राजकुमार और मैं कुछ सालों पहले एक साथ जेल में मिले थे और फिर बाहर आकर राजकुमार भी जेवर का काम सीखने लग गया और फिर वो हर 2-3 महीने के बाद साइनाइड खरीदने के लिए मेरे पास आने लगा। फिर खालिद कोर्ट में भी यही बात सभी को बता देता है। फिर राजकुमार खालिद से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई पर्ची है या फिर कोई सबूत कि मैंने ही तुमसे साइनाइड खरीदा था और साइनाइड बेचने वाले के पास लाइसेंस होता है, और अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो तुमने मुझे साइनाइड कैसे बेचा? तुम जानते हो ना ये एक कानूनन जुर्म है। अब राजकुमार उल्टा खालिद के ऊपर ही इल्जाम थोपने लग जाता है कि तुमने ही साइनाइड का इस्तेमाल करके उन सभी लड़कियों को मारा है। ये बात सुनकर खालिद घबरा जाता है और फिर वो अपना बयान बदलते हुए कहता है कि मैंने राजकुमार को साइनाइड नहीं बेचा, पुलिस वालों ने ही मुझे झूठा बयान देने के लिए कहा था। अब ये सब देखकर भागवत अपनी उम्मीद छोड़ देता है कि अब मैं इस कातिल को सजा कैसे दिलवा पाऊंगा, क्योंकि खालिद ही एक ऐसा आदमी था जो राजकुमार को सजा दिलवा सकता था, लेकिन उसने भी अपनी जान बचाने के लिए अपने बयान बदल दिए। फिर उसी रात को जब राजकुमार सो रहा था तो भागवत अपनी गन के साथ राजकुमार को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी भागवत को याद आता है कि राजकुमार ने इंटेरोगेशन के दौरान देवलोक लॉज के बारे में बताया था। फिर भागवत देवलोक लॉज में पहुंच जाता है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि राजकुमार यहाँ किसी मीरा नाम की लड़की के साथ आया था। फिर जब भागवत यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर पूछता है तो उनको पता चलता है कि बस स्टैंड के वॉशरूम में से एक लड़की मिली थी जो कि बेहोश थी और मैंने खुद उस लड़की को हॉस्पिटल भी पहुंचाया था। ये बात सुनकर भागवत हैरान था कि साइनाइड खाने के बाद भी वो लड़की जिंदा कैसे बच गई। फिर भागवत तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर मीरा को एडमिट किया गया था। डॉक्टर उसको बताते हैं कि 5 अक्टूबर की रात मीरा नाम की एक लड़की को यहाँ पर भर्ती करवाया गया था और कांटेक्ट करने के लिए नीलिमा का एड्रेस लिखवाया गया था। फिर भागवत तुरंत नीलिमा से मिलने के लिए चला जाता है। फिर पूछने पर नीलिमा बताती है कि मीरा 40 दिनों तक कोमा में थी और जब उसको होश आया तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। दरअसल मीरा ने सिर्फ साइनाइड की गोली को चाट कर छोड़ दिया था, इसलिए वो सिर्फ बेहोश हुई थी और उसकी जान बच गई। लेकिन नीलिमा भागवत को मीरा से मिलने के लिए रोकती है क्योंकि पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी और अब उसके बच्चे भी हैं। लेकिन फिर भी भागवत मीरा से मिलने के लिए जाता है और उसको राजकुमार के बारे में बताते हुए कहता है कि अब तुम ही हो जो उस राक्षस को सजा दिलवा सकती हो। लेकिन मीरा कोर्ट में गवाही देने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो अपनी न्यू मैरिड लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने पिछले 2 सालों से जो कुछ भी झेला है अब वो उसे और नहीं झेलना चाहती थी। फिर भागवत भी उसकी बात मान लेता है और उसको अकेले छोड़ देता है। फिर जाते जाते वो मीरा को उन सभी लड़कियों की फोटो दिखाता है जिनको राजकुमार ने अपना शिकार बनाया था। फिर फोटो को देखकर मीरा राजकुमार के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर भागवत अगले ही दिन मीरा को कोर्ट में लेकर आता है, जिसको देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीरा अभी तक जिंदा है। फिर मीरा के गवाही देने के बाद राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है और बाकी 19 लड़कियों को न्याय मिल जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।